Okay, good afternoon. I'm Vicky Pandey. Let us revise what we have learned previous. Okay, previously what we have seen. So previously we have seen Regulating Act 1773. Okay, the Regulating Act is important because in first time in England Parliament made constitution constitution for फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट दैट मीन्स पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई रेगुलेटिंग एक्ट बना और मैंने आपको बताया था कि किस सिचुएशन में बना था। सिचुएशन ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस था वो लॉस सफर कर रहा था। लॉस सफर करने के उसमें ऊपर से इन लोगों ने क्या हुआ कि they demanded for the used loan from British. Now they get the doubt. उनको doubt होने लगा कि why their servants have become richer and why they demanded for used loan. उन्होंने इतनी used loan की डिमांड क्यों की? तो उसके बाद सस्पेक्ट मतलब इनको डाउट हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है कि ये रेगुलेट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर मैंने आपको बताया था कि 13 April 1772 there was a committee secret committee अपॉइंट की गई जिसने exposed some defects and deficiencies. So Parliament passed after that Parliament passed Act 1773। ठीक, ये आपका सेकंड एरा था जिसमें हमने पढ़ा था प्रीवियसली। नाउ इन सेकंड एरा सेकेंड एरा था आपका 1765 1858 जिसमें Regulating Act 1773। Now the second act, the Act of Settlement, Act of Settlement 1781। Now the next there is a one more act passed by the Parliament. The act is Settlement Act to remove the defects। अब ये क्यों हुआ? There is some defects in regulation। उन्होंने लगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इन्होंने उसी कुछ डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए 1773 का डिफेक्ट्स रिमूव करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट सेटलमेंट एक्ट किसने बना था? टू रिमूव defects of Regulating Act, to remove defects of Regulating Act। ओके, तो
रेगुलेटिंग एक्ट में जो कोई प्रॉब्लम थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको रिमूव करने के लिए सेटलमेंट एक्ट में नॉट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से या फिर कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हम ये मानते, मगर हाँ ये है कि ये एक्ट जो था उसको रिमूव करने के लिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कतें थी, कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें क्या किया गया, जो कलकत्ता की जो एक ग्रांट अथॉरिटी टू कलकत्ता, कलकत्ता granted Kolkata granted authority of make laws for residency Bengal, बिहार और जो कलकत्ता थी वहाँ के गवर्नर को या उस कलकत्ता की प्रेसिडेंसी को ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए लॉज बनाए। तो इस सेटलमेंट में इतना किया गया। वैसे सेटलमेंट एक्ट जो था 1781 वो डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए बनाया गया था, और इस एक्ट में एक और क्या कहते हैं, एक लॉज जोड़ा गया या एक संशोधन किया गया, एक मॉडिफिकेशन किया गया कि कलकत्ता को जो है, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी उनको ये अथॉरिटी दे दी गई तो वो बिहार और बंगाल और उड़ीसा के लिए भी लॉज बनाए। ठीक, उसके बाद द सेटलमेंट अकाउंट इज नॉट सेकंड, इसके बाद जो दूसरा एक्ट है इट इज इम्पोर्टेंट एज रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आपका जैसा है वैसे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सेटलमेंट एक्ट 1781 के बाद फिर इनको लगा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ईस्ट इंडिया की पावर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, द नेम ऑफ द एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, तो उन्होंने कहा कि सेटलमेंट एक्ट could not cure settlement act could not cure defects of regulating act। इन्होंने कहा कि सेटलमेंट एक्ट से जो डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के, वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे थे, यानी कि वो रेगुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, और उनकी पावर के ऊपर मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो फुल कंट्रोल या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए सेटलमेंट एक्ट बनाया। तो सेटलमेंट एक्ट बनाया तो उन्होंने लगा कि इससे रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रॉब्लम थी या जो डिफेक्ट्स थे वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए उन्होंने फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट, सो remedy of this situation, इस situation the पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो रेमेडी इस सिचुएशंस के निकलने के लिए सेटलमेंट बनाया गया है, उसके लिए
फिर भी वो क्योर नहीं कर पाया, तो फिर उसके बाद इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। अब और ये बनाया किसने था, बाद अब जब रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके बाद से ही पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट। ठीक, now after the PITS India, what's the changes have done according to this act? Let us see this. अब पिट्स इंडिया के थ्रू क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट से क्या उन्होंने चेंज किया। The PITS India Act 1984, ठीक। तो पहला इन्होंने क्या किया, डिस्टिंग्विश between commercial and political function of company। इन्होंने क्या किया, पिट्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल फंक्शंस थे और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही लॉज बनाती थी, वही रूल्स बनाती थी, वही कमर्शियल्स के भी रूल्स बनाती थी, वही व्यापार भी करती थी, वही ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग भी करती थी। तो अब इस एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कमर्शियल्स के रूल्स और लॉज कोई और बनाएगा और पॉलिटिकल लॉज और यानी एडमिनिस्ट्रेशन कोई और देखेगा। तो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू द एक्ट इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू द एक्ट commercial function by the court of directors, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल रूल्स है और जो कमर्शियल फंक्शन है वो तो जो कंपनी के डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वही देखेंगे जो पहले भी देखते थे, मगर इन्होंने कहा दूसरी चीज, पॉलिटिकल अफेयर्स जो पॉलिटिकल राजनीति से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड पॉलिटिकल अफेयर्स was managed by the board of law, इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो एक अलग ग्रुप करेगा जिसको इन्होंने कहा बोर्ड ऑफ लॉ। बोर्ड ऑफ लॉ जो है यानी कि जो कमर्शियल जो अफेयर्स थे या जो फंक्शंस थे वो देखेंगे कोर्ट्स के डायरेक्टर जो पहले भी देखते थे, मगर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे जो सिविल से रिलेटेड थे उसको बोर्ड ऑफ लॉ, जिसमें एक ग्रुप बना जिसको बोर्ड ऑफ लॉ कहते थे। ठीक है, इसमें there were 6 commissioners
इसमें 6 कमिश्नर्स होते थे। There were 6 commissioners, 6 कमिश्नर्स होते थे। They appointed by the king। ये किंग जो वहां पे इंग्लैंड के किंग थे, ये 6 कमिश्नर इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोर्ड ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। और इस बोर्ड ऑफ लॉ में 6 कमिश्नर होते थे और इनका अपॉइंटमेंट जो होता था, अपॉइंटेड एक किंग के द्वारा या बाय द किंग, उनके द्वारा होता था, ठीक। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिट्स इंडिया में काम हुआ था कि 1793 में रिन्यूअल ऑफ मोनोपोली ट्रेडिंग for 20 years। 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उनकी मोनोपोली बढ़ा दी गई थी कि इंडिया में मोनोपोली का मतलब है कि इंडिया में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती है। तो कुछ दो इम्पोर्टेंट चीजें फिट्स एक्ट में हुई कि इन्होंने क्या किया कि ये कमर्शियल और पॉलिटिकल दो चीजें एकदम अलग कर दी। पॉलिटिकल जो कमर्शियल अफेयर्स थे, जो व्यापारिक अफेयर्स और फंक्शंस थे, दैट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लो, वही करेंगे जो पहले भी करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया फॉर द पॉलिटिकल इश्यूज के लिए क्या किया कि उन्होंने 6 कमिश्नर्स का एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ लॉ, कहते हैं ये। और ये 6 इनकी जो मेंबर्स थे वो 6 थे और इनका अपॉइंटमेंट जो होता था वो किंग करता था, ठीक। तो ये 2-3 काम फिट्स इंडिया में हुआ, फिट्स एक्ट में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था 1793 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग, जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग की, उसको 20 साल के लिए 20 इयर्स के लिए क्या कर दिया गया, रिन्यूअल ऑफ मोनोपोली ट्रेडिंग फॉर 20 इयर्स के लिए मोनोपोली फर्दर बढ़ा दी गई। 20 साल के लिए और कोई इंडिया में ट्रेडिंग नहीं कर सकता था इनके अलावा, ठीक। तो इतना आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये फिट्स इंडिया यहाँ पे आपका। Now, after the Fifth India Act, there were some more acts, but the Regulating Act, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेगुलेटिंग ऑफ फिट्स इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिट्स इंडिया में दो इम्पोर्टेंट वो थे कि 20 साल के लिए मोनोपोली बढ़ा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और पॉलिटिकल इश्यूज जो थे वो अलग कर दिए। नाउ इसी एरा में आपका है एक द चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ था कि इंडियन ट्रेड वाज द इंडियन trade was open to all British merchant। अब क्या हुआ था 20 साल के लिए, 20 साल का मतलब मैंने कहा था कि 1793 से लेकर और फिर 1113 20 साल की मोनोपोली की गई थी
तो 93 से 103 और फिर 3 से 13, यानी 20 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो मोनोपोली खत्म हो गई थी, यानी कि अब ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी, कोई भी मर्चेंट इंडिया में आकर व्यापार कर सकता था। यानी कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, अब और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो इंडिया में आके व्यापार कर रहे थे। यानी जो इंडियन मार्केट था दैट वाज ओपन फॉर एवरी ब्रिटिश मर्चेंट, सभी मर्चेंट्स के लिए, सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, क्योंकि उनकी 20 साल का जो ड्यूरेशन था वो पूरा हो गया था। उसके बाद according to this charter of 1830, British Crown asserted a greater control over the power of council। यानी कि जो इंडियन ट्रेड था वो सबके लिए ओपन कर दिया गया, मगर इस चार्टर से ये फायदा हुआ कि जो सब कुछ अब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था। मतलब वहाँ की रानी और जो राजा थे उनके कंट्रोल में ज्यादातर सारे पावर्स जो थे उनके कंट्रोल में आ गए थे। तो ये जो दो काम इम्पोर्टेंट 1813 में हुआ था, 1813 में केवल दो इम्पोर्टेंट ऐसे काम हुए थे कि जो ब्रिटिश जो इंडियन मार्केट था वो सभी के लिए खोल दिया गया था। ब्रिटिश या कोई भी मर्चेंट आके यहाँ पे ट्रेडिंग या व्यापार कर सकता था। दूसरा, सब कुछ मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ असर्ट और अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ज्यादातर सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी। ज्यादातर जो पावर था, जो काउंसिल्स की पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी, वो क्राउन के अंडर में आ गई थी। ठीक, तो ये दो इम्पोर्टेंट काम आपके 1813 में हुए थे इस एक्ट चार्टर में। नाउ आफ्टर दैट देयर इज वन मोर चार्टर। उसके बाद एक और चार्टर था आया, दैट इज द चार्टर एक्ट 1833। 1833 का चार्टर, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स, तो मैंने आपको एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं कि 1813 हाँ, फिट्स में क्या हुआ था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों को अलग कर दिया गया था। उसमें 6 कमिश्नर थे जिनको बोर्ड ऑफ लॉ कहते थे। बोर्ड ऑफ लॉ कहते थे, वो सारे पॉलिटिकल इश्यूज देखते थे। किंग उनका जो किंग के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता था बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक, फिर और मेन इंपॉर्टेंट था कि 20 साल के लिए द एक्सटेंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सटेंड कर दी गई थी फॉर द 20 इयर्स, 20 साल के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और चार्टर आया, द चार्टर 1813। 1813 में क्या हुआ कि 20 साल का ड्यूरेशन खत्म हो गया। उसके बाद जो इंडियन मार्केट था वो सभी के लिए खोल दिया गया। कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आके यहाँ व्यापार कर सकता था। फिर उसके बाद इन्होंने और 1813 में ही जो काउंसिल्स की पावर थी ईस्ट इंडिया में, मोस्टली पावर जो है वो क्या नाम है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई थी। मतलब ब्रिटिश का एम्पायर धीरे धीरे खड़ा होने लग गया। तो चार्टर एक्ट 1833। फिर उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट आया, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए। पहला, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था
was to be stayed styled styled as Governor General of India. गवर्नर जनरल ऑफ 1833 में सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ से ये कंसेप्ट आया इंडिया का गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, सारी चीजें मुझे से आ गई। नाउ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज विलियम बेंटिक। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के। नेक्स्ट, इस एक्ट ने क्या किया? द एक्ट centralize the power in the hands of governor। ज्यादातर जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नर जनरल के हाथ में होती। पहले क्या था, अलग अलग प्रेसिडेंसी थे, अलग अलग वो थे, इनके अलग अलग गवर्नर जनरल थे, सब अलग अलग नियम कानून बनाते थे। अब क्या हुआ था कि जब से पूरे इंडिया का एक गवर्नर जनरल हो गया था तो जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई थी गवर्नर जनरल के हाथ में। ठीक, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नर जनरल मेक्स लॉ फॉर एवरीवन। अब क्या था, गवर्नर जनरल सबके लिए लॉज बना सकता था, चाहे वो इंडियन हो, इंडियंस, ब्रिटिश, फॉरेनर्स और अदर्स, यानी सभी पर्सन्स के लिए लॉज और रूल्स अब गवर्नर जनरल जो था वो बना सकता था। ठीक है, तो अभी ये जो आपका चार्टर एक्ट है ये पूरा इसमें नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एक्ट खत्म करेंगे। तो इसको एक बार वो कर देते हैं कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो आपके थे विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, एक्ट सेंट्रलाइज, इन्होंने क्या किया, सारे पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज कर दिए गए। सेंट्रलाइज का मतलब कि अब जो है गवर्नर जनरल हैज एम्पावर टू मेक द अथॉरिटी फॉर एवरी पर्सन, सभी पर्सन्स के लिए वो लॉज और रेगुलेशन बना सकते थे। जैसे चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे नेटिव हो, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियंस हो, सबके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो गवर्नर जनरल बना सकते थे। तो इसकी हेल्प के लिए एक लाइन और मैं अभी बता देती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इसको रिवाइज करेंगे। So the council enlarged for purpose of legislative work। ठीक,
addition of fourth member। एक लेजिस्लेटिव मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए एक अलग मेंबर जोड़ा गया, ठीक है, एक फोर्थ मेंबर जोड़ा गया इसमें, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मेंबर, नोन एज लॉ ऑफ मेंबर। तो लेजिस्लेटिव कानून बनाने के लिए, रेगुलेशन बनाने के लिए एक और मेंबर जोड़ा गया, जिसको हम फोर्थ मेंबर कहते हैं, और उस फोर्थ मेंबर को लॉ ऑफ मेंबर कहते हैं। सो today's we will finish here, but we will continue the Act 1833 in next video. Okay, that time I will revise again from the starting your Act 1833. Okay, thank you.